लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी संख्या होती है प्राकृत संख्या। क्या होती है वो? प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और इसको मतलब कि इसको एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे? एन से, क्योंकि एन फॉर क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि कैपिटल, ठीक है। अब ये नेचुरल नंबर होता क्या है? जो नेचुरल, ये बता दीजिए। आप कोई भी संख्या अगर काउंट करने की कोशिश करते हैं, गिनने की कोशिश करते हैं, तो क्या 5-6 से गिनते हैं? हाँ, कितना से गिनते हैं? 1 से गिनते हैं, 2 से गिनते हैं। जैसे कि मान लीजिए आसिया के देखने के लिए मेहमान आ गया। क्या आ गया? आ गया। तो आप कोई कहेगा ना कि जाके देख के आओ तो कई गो मेहमान आया है, तब जा गिनिएगा 2, 4, 6 ऐसे गिनिएगा। कैसे गिनिएगा? 1, 2, 3, 4, 5 गिनिएगा। तो जिसको एक प्राकृत संख्या को एक और संख्या जानते हैं हम लोग, गिनती वाली संख्या। क्या कहेंगे वो? गिनती वाली संख्या। क्लियर है? जो दोनों मिला करके 1, 2, 3, 4, 5। अब ये कहां तक जाएगा किसी को पता है? इसको अगर इस तरीके का कोई अगर साइन बना है तो उसको क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं या अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर है? चलिए, यानी कि शुरुआत का पता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1, 1 होती है। और सबसे बड़ी क्या होती है? अरे कुछ नहीं यार, कुछ भी हो सकता है क्योंकि अनंत होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है कि चलो प्राकृत संख्या तो पढ़ लिए 1, 2, 3, लेकिन क्या बिना जीरो का हमारा काम बनेगा? अगर जीरो नहीं होता तो हमारा 10 नहीं बनता, 100 नहीं बनता, 1000 नहीं बनता। बनता नहीं ना बनता। तो जीरो की भी जरूरत है कि नहीं है? तो यानी कि कहने का अर्थ मेरा यह है कि जो भी संख्याएं हमारे पास है, क्या ये पूर्ण है, कंप्लीट है? लेकिन सारी की सारी संख्याएं इसके अवेलेबल है? नहीं है। क्या नहीं है? एक जीरो नहीं है। तो अगर जीरो बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? पूर्ण संख्या करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या आती है? जीरो भी आ जाती है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। यानी इससे अर्थ ये निकल रहा है कि यार देखो यहां से यहां तक क्या है? प्राकृत संख्या है कि नहीं है? और इसमें हमने क्या कर दिया? जीरो जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया हमारा? पूर्ण संख्या बन गया। तो यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि सारे के सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? सारे के सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि सारे के सारे इसमें आ रहे हैं। लेकिन ये सवाल अगर आ जाए कि सारे के सारे पूर्ण संख्या है, क्या प्राकृत संख्या होते हैं? नहीं होते, क्योंकि जीरो का भी प्राकृत संख्या में हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पूर्ण संख्या को हम लोग किससे दिखाते हैं? W से दिखाते हैं। W का मतलब होता है होल नंबर। क्या होता है वो? होल नंबर, ठीक है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आता है हमारे, देखिए चलिए अभी तक हम लोग मैथ पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या सिर्फ हम लोग 0, 1, 2, 3 पढ़ते हैं? निगेटिव भी तो नंबर आता है, माइनस में भी तो नंबर आता है, तो उसको भी हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये देख लेते हैं। एक होता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है वो? पूर्णांक संख्या, जिसको हम इंटीजर कहते हैं, इसको जेड से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? जेड से दिखाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? इसके अंदर निगेटिव भी नंबर होते हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्या भी होते हैं और धनात्मक संख्या भी होते हैं, जीरो भी होता है, ठीक। तो हम कह रहे हैं -5 है ना, -5, -4, -3, -2, -1, उसके बाद क्या आएगा? 0, उसके बाद 1, 2, 3, ऐसे कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि यहाँ देखिएगा, ये हमारा कौन सा संख्या हुआ? ऋणात्मक संख्या हुआ। क्या हुआ वो? ऋणात्मक संख्या हुआ। ये तो हो गया जीरो पूर्णांक, क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया हमारा? धनात्मक संख्या हो गया। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे ये कहाँ तक जाएगा ये भी किसी को पता नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि जो भी माइनस के नंबर होंगे वो क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे, जो प्लस के होंगे धनात्मक होंगे, और जीरो कुछ भी नहीं, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। इसको क्या कहेंगे? शून्य पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इसको हम लोग कहेंगे शून्य पूर्णांक। क्लियर है? इतनी बात में किसी दिक्कत है क्या? चलिए, इसके बाद आ जाता है हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। अब आता है यहाँ पे परिमेय संख्या, परिमेय, और इसके पहले और भी बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए परिमेय संख्या पहले थोड़ा सा और बता देना है। एक होता है
अभाज्य संख्या। क्या होता है वो? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जो मान लीजिए कि जैसे कि इरशाद की अम्मी बोली कि जाओ कुछ काम करके आओ, वो अभागा बोला कि हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, यानी कि काम के लायक नहीं है। तो यानी कि अभाज्य का मतलब क्या है? इसमें भाग नहीं लगेगा, ये बंटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये बंटने वाला नहीं, तो कौन ऐसी संख्या है जो नहीं बंटता है? देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। अगर हम शुरू करते हैं एक यहाँ से, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिलहाल इतना नंबर ले लेते हैं। अगर इतना ही नंबर हमने लिया, ठीक है, तो अभाज्य देखिए, तो सबसे पहले ये एक किसी से नहीं करता है, 2 भी नहीं करता है, 3 भी नहीं करता है, ये तो कट जाता है, 5 नहीं करता है, 2 भी कट जाता है, 9 भी कट जाता है 3 से, ठीक है, 10 भी कट जाता है। तो यानी कि देखिएगा इसमें कौन प्राकृत आपको अभाज्य क्या हुआ? 1 2 3 5 7, लेकिन यहाँ हम लोग गलत है। एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या होने का शर्त ये है कि कम से कम उसका 2 गुणनखंड होना चाहिए। कम से कम कितने गुणनखंड होना चाहिए उसका? 2 गुणनखंड होना चाहिए। जैसे आप देखिएगा, मान लीजिए हम लोग 1 का गुणनखंड करते थे, कहाँ दूसरा आया? नहीं आया ना। वहीं अगर हम 2 की बात कर ले तो 2 देखिए, तो 1 और 2 से कटता है, 3 को कर ले तो 3 और 1 और 3 से कटता है, 5 भी वैसा ही होता है कि नहीं होता? 1 और 5, क्लियर है। तो यानी कि ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं हुई। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा हुई 2। देखिए सबसे बड़ी पता ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या क्या होती है, ये भी लिख देते हैं हम। एक होती है भाज्य संख्या, क्लियर है। अब भाज्य संख्या का मतलब क्या है? जो मतलब कि काम का नहीं था और उसको अभाज्य कर दिया, जो नालायक हो गया, और जो काम क्या है उसका कहेंगे लायक है। यानी कि भाज्य का मतलब क्या है? इसमें भाग लग सकती है। तो इसकी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या का यह शर्त है कि कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। कम से कम कितना गुणनखंड होना चाहिए? कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। कितने गुणनखंड होना चाहिए? कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। किसका? तब जाकर के वो भाज्य होगा। मान लीजिए कि कोई कहीं नौकरी करने के लिए जाता है या कुछ भी, तो उसको क्या शर्त रखा जाता है कि अगर आप ये क्राइटेरिया अगर आप पूरा करते हैं तो क्या है, आप इसके लायक हैं, नहीं तो नहीं। उसी तरीके से इसको क्या कहा जाता है कि इस चीज को आप फॉलो करिएगा तो अभाज्य है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि देखिएगा, इसका तो 1 है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका 2 है, ये भी नहीं हो सकता। इसका 3 है, 3 नहीं, सॉरी, ये 3 संख्या है ना, इसकी अभाज्य तो 1 ही होगा ना। इसका भी अभाज्य कितना होगा? अच्छा, गुणनखंड कितना होगा? इसका गुणनखंड 1 होगा। इसका कितना होगा? इसका इसका गुणनखंड होगा आपका 3। देखिए कैसे, एक 4 जो है, 4 को तोड़िएगा तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से हो सकता 3 देख लो, 1 और 3 से ही कटेगा। तो आने की कहने का अर्थ ये हुआ कि अब हमारी भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हुई? सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कौन हुई? 4। कौन हुआ? 4, क्योंकि 2 नहीं है यार। 2 तो देखो ना, 2 1 और 2 से कटेगा, इसके पास 3 गुणनखंड कहाँ है? 3 गुणनखंड नहीं है, और जिसके पास 3 गुणनखंड नहीं है वो भाज्य नहीं है, वो अभाज्य है, ठीक है। तो यानी कि सबसे छोटी हमारी क्या हो गई? 4 हो गई। उसके बाद क्या हो सकता है हमारा? देखो, उसके बाद हमारा 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, नहीं 6 भी हो सकता है। देखिए अगर हम 4 के बाद 5 करते तो 5 तो नहीं होता है, लेकिन 6 हो सकता है, क्योंकि देखिए ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 6 से भी। उसके बाद 7 नहीं होगा, 7 क्योंकि 1 और 7 से कटेगा, लेकिन यहाँ पे 8 हो सकता है, क्योंकि 1 कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो ये बात समझ में आ गया कि भाज्य किसे कहते हैं और अभाज्य किसे कहते हैं, क्लियर है। किसी को दिक्कत है इसमें? उतारना आप लोगों को, उतारना, क्लियर। चल बेटा, इसको किसी को दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग सीखेंगे, एक होता है सम संख्या और विषम संख्या।
तो यहाँ पे देखो सम संख्या है ना, या सम पूर्णांक, सम संख्या या सम पूर्णांक। तो मतलब बात है कि निकल के आ रहा है कि सम संख्या का मतलब जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो माइनस लग गया तो सम पूर्णांक हुआ ना, नहीं मान लीजिए हमने लिखा -2 तो निगेटिव पूर्णांक हो गया, यानी कि आपको क्या कहा जाए, पूर्ण संख्या हुआ। और यहाँ पे मैंने लिखा 4 तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आता है कि पूर्ण संख्या, लोग कह रहा है कि पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या, ये आपको पता चल रहा है कि पूर्ण संख्या, हमने तो आपको बता दिया कि 0 लग जाए तो पूर्ण संख्या है। हमने क्या बता दिया आपको, 0 अगर लगा दिया जाए प्राकृत संख्या में तो पूर्ण संख्या बन गया। लेकिन वास्तविकता ये होती है, पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है कि एकदम कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब जैसे कि अगर किसी को कहा जाए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़की ही है, चाहे कोई लड़का है, सपोज कोई लड़का है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक लड़का है और स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, और ये अपना यूनिफॉर्म पहन लिया, यानी कि ड्रेस पहन लिया, ठीक, और अपना टाई भी लगा लिया और अपना बेल्ट लगा लिया और जूता नहीं पहना यहाँ पे, तो क्या ये पूर्ण है? पूर्ण ड्रेस में जा रहा है, कंप्लीट अपने ड्रेस में स्कूल जा रहा है? नहीं सर, यानी कि कुछ ना कुछ कमी है। अगर ये लड़का अगर जूता भी पहन ले, अपने पूरा वेल मेंटेन में जाए, तो क्या है, ये पूर्ण होकर के जा रहा है। उसी तरीके से अगर हमारी संख्या 2.3 है तो क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, क्योंकि दशमलव लग गया यार। तो दशमलव वाली संख्याएं, बाटा वाली संख्याएं तो अभी पूर्ण संख्याएं, माइनस वाले भी नहीं हो सकते क्योंकि वो पूर्णांक है। हमने क्या बोला, वो पूर्णांक है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आती है हमारी सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या का बहुत सारे लोग एग्जाम्पल लगता है कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, सम संख्या। और जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। लेकिन एक बात आपको आप हमको बताइएगा, हम लोग यहाँ से लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 2 1। अब पूछा है आपसे, बताइए कि सम संख्या की विषम संख्या, पूरा संख्या, तो क्या करिएगा, भाग देना शुरू कीजिएगा। मैंने उसके अकॉर्डिंग कहने का अर्थ है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो भाग देना पड़ेगा ना, तब जाकर सम संख्या विषम संख्या होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ये देख लेना है कि किसी भी संख्या के अंत में, यानी कि लास्ट में, कहाँ पे, लास्ट में अगर 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, तो सीधे आंख बंद करके लगा दीजिएगा सम संख्या। आंख मत बंद कीजिएगा, नहीं तो फिर ठीक है। उसके बाद क्या होगी, विषम संख्या की अगर हम बात कर लें, विषम संख्या की अगर हम बात करें तो विषम संख्या का मतलब जिस संख्या का लास्ट में क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, वो संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सम संख्या और विषम संख्या क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। भाज्य भी पढ़ लिए, सम भी पढ़ लिए और विषम भी पढ़ लिए। एक चीज हम लोग और पढ़ना है, सह अभाज्य संख्या। क्या पढ़ना है? सह अभाज्य संख्या क्या होता है, सह अभाज्य संख्या क्या होता है। अब यहाँ पे देखना ये है सह अभाज्य संख्या, भाज्य है ना, ये भाज्य है ना ही अभाज्य, दोनों हो सकता है। अब देखिएगा, यानी सह अभाज्य होने का शर्त ये है कि जब 2 संख्याओं का, इसका 2 संख्याओं का, ठीक है, 2 संख्याओं का मौसा क्या होता है, मौसा कितना हो जाए, 1 हो। किसको, 2 संख्याओं का मौसा 1 हो, उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 संख्याओं का मौसा कितना हो, 1 हो। जैसे मान लीजिए 1 और 2 का मौसा कितना होगा, 1 ही होगा ना। तो चलिए 4 और 3 का मौसा कितना होगा। अब देखिए कैसे, 4 को अगर तोड़िएगा तो 2 और 2 तो टूट जाएगा, चलो भाई मान लेते हैं। लेकिन 3 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 1 और 3 बार में कटेगा। मान लीजिए बात कर रहे हैं, तो अब बताओ इसका अगर हम मौसा निकालते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 2 गुने 2 लिखा, 1 लिखा, यहाँ पर क्या लिखा, चलिए यहाँ पर लिखा 3 गुने 1 लिखा, तो क्या इसमें कुछ मिल रहा है, सिर्फ क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो मौसा क्या हो गया, 1 हो गया। तो जब 2 संख्याओं का मौसा, जैसे एक से होते हैं और मान लीजिए 16 और मान लीजिए कि हमने ले लिया 15, एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है। ये दोनों का अगर मौसा निकालेंगे ना तो कितना निकलेगा,
एक ही निकलेगा, क्योंकि देखो 16 को अगर यहाँ पे काटती हो तो 2 × 16 2 का 8 2 गुना 4 2 का 2, 15 को काटती हो तो 3 बचे 15 5 का 5। कुछ मिल रहा है? एक के अलावा कुछ मिल रहा है इसमें? नहीं मिल रहा। तो जब दो संख्याओं का मौसम एक हो, कितना हो? एक, यानी कि नंबर मतलब कि एक संख्या नहीं, उसका वैल्यू एक हो, नहीं समझे? जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर देखिए 4 और 6 का एलसीएम मौसा निकाले, तो 4 और 6 का मौसा निकालिएगा तो 4 को काटिएगा, देखिए तो 2 गुना 6 को निकालिएगा तो 2 गुना 6। अब याद देखिए हमें इसका मौसा 4 बराबर 2 गुना 2, 6 बराबर 2 गुना 3, ठीक। अब इसका मौसा कितना हो गया? 2। नंबर तो एक ही को है, लेकिन वैल्यू कितना है? 2 है। नंबर तो एक ही को है, लेकिन वैल्यू कितना है? 2 है। तो ये क्या है? हमारा स्वाभाविक संख्या नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए? एक आना चाहिए। कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। तो यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अगर हम इस तरह से मोटा मोटी अनुमान लगाएं कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या हो तो उसका क्या होगा? मौसा एक होगा, और ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? स्वाभाविक संख्या। किसी को दिक्कत है? नहीं। चलो इसके बाद आता है हमारा क्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या हो गया? यहाँ पे एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है हमारा अपरिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। हाँ, अब देखो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको, ठीक है। आप लोग और क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का मतलब ये होता है जिसके बटा में क्या हो? p/q हो, यानी कि उसको क्या कहते हो? परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे एक और शर्त है, एक और शर्त ये है कि जो नीचे में है ना, 0 के अलावा कुछ भी हो जाए वो परिमेय है। क्या? ये नीचे में जो है q जो है, यानी कि 0 के अलावा कुछ भी हो जाए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या शर्त है? 0 q बराबर नॉट, अगर q बराबर 0 हो गया तो परिमेय नहीं है। बाकी दुनिया का सारा संख्या क्या है? परिमेय, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया? एक लिखा, एक परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि इसके नीचे एक लगा सकते। 2 परिमेय संख्या है, लगा सकते। 3, ठीक है। और यहाँ पे 7/4 परिमेय संख्या है, 5/2, अच्छा। यहाँ पे अगर हम बात करें 2/9 परिमेय संख्या है, लेकिन अगर वहीं का है 5/0 तो क्या परिमेय संख्या है? नहीं है। लेकिन वही 0/1 कर दें, परिमेय संख्या है। चलिए 0/7 कर दें, है, यानी कि क्लियर हुआ कि परिमेय संख्या कौन होगा और परिमेय संख्या कौन नहीं होगा। ये बात समझ पा रहे आप लोगों को? यानी कि जो बटा में है, बटा में होने के लिए 0 को छोड़कर बाकी कुछ भी है परिमेय संख्या। 0 को छोड़कर क्या हो? बाकी कुछ भी हो परिमेय संख्या। जैसे कि कोई एक छोटा ले लीजिए, हमने क्या कहा? -3 क्या परिमेय है? इसके नीचे 1 लगा लीजिए, मना थोड़ी कर रहा है, ठीक है। परिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे -7/2 है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात कर लें कि यहाँ पे 9/0 है तो परिमेय संख्या है? नहीं। तो आई थिंक क्लियर हो आप लोग का कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। अच्छा, कौन परिमेय है और कौन परिमेय नहीं, ठीक है। एक आता है अपरिमेय संख्या, तो कहेगा सर कि सब तो आप ले लिए, तो परिमेय होगा तो अपरिमेय क्या होगा? अपरिमेय का मतलब ये होता है कि जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बताइए वो कौन सी संख्या है जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते? इसका तो फिक्स था कि 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बताइएगा √2 किसी का नंबर है, इसका वैल्यू निकालिएगा तो पॉइंट में निकलेगा।
क्या निकलेगा? पॉइंट में निकलेगा, दशमलव में निकलेगा। 3 इसका वैल्यू क्या निकलेगा? पॉइंट में निकलेगा। लेकिन वही करें 4 तो क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। मतलब ये 2 क्या है? तो ये रूट में 4 क्या होगा? रूट में 4 परिमेय होगा और ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यही अगर बात करें रूट में 5 क्या है? परिमेय क्या परिमेय? अपरिमेय। रूट में 6 परिमेय नहीं हो सकता क्योंकि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप तोड़ के देख लीजिए, 2 गुना 3 टूटेगा, निकलेगा बाहर? नहीं टूटेगा। तो जब तक वो बाहर नहीं निकलता रूट से तब तक वो परिमेय नहीं बन सकता है। अब यहीं पे बात कर लीजिए, रूट 9 को तोड़िएगा, देखिए तो 3 गुना 3 टूटेगा, बाहर क्या निकलेगा? 3। तो परिमेय है कि नहीं है? तो जो रूट से बाहर निकलने के लायक है वो क्या है? जो रूट से बाहर नहीं निकलने वाला है वो क्या है? अपरिमेय। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं? चलिए अब यहाँ पर समझ लीजिए, परिमेय संख्या में क्या आ गया? हमारा परिमेय संख्या में देख लीजिएगा, हमारा प्राकृत संख्या भी आ गया कि नहीं आ गया? हमारा पूर्ण संख्या भी आ गया क्योंकि 0 वाला भी कहानी हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे पूर्ण भी संख्या आ गया, पूर्णांक भी आ गया क्योंकि माइनस वाला संख्या हम लोग यहाँ पढ़ लिए। यानी कि सारी की सारी संख्या हमारे किसमें आ गया? परिमेय संख्या में आ गया। जो बचा कुछ रूट वाले नंबर थे वो क्या हो गए? अपरिमेय संख्या हो गए। तो यहाँ देखिएगा, परिमेय और अपरिमेय के मिलने से जो संख्या बना उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर है? किसी को डाउट है? जितने भी हम लोगों ने संख्याएं पढ़ी, परिमेय और अपरिमेय सब मिला करके जो संख्या बनी वो क्या बनी? वास्तविक संख्या बनी। वास्तविक संख्या के अलावा भी एक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या। क्या होती है? काल्पनिक संख्या, जो आपको 10th के सिलेबस में नहीं पढ़ना है। काल्पनिक संख्या मतलब मैं बता रहा हूँ, कोई अगर संख्या माइनस में हो तो क्या है वो? ब्रैकेट के यानी सॉरी रूट के अंदर माइनस में होना चाहिए। किसके अंदर? रूट के अंदर माइनस में होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? हमारी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक है? रूट में मान लीजिए यहाँ पे आपने 5 पढ़ लिया तो क्या हो जाएगी? हमारी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। रूट में -4 पढ़ लिया, काल्पनिक संख्या, क्योंकि रूट से बाहर निकल ही नहीं सकता है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, तोड़ दें इसको, -2 और गुना -2 हो सकता है ना? तो ये तो क्या हो गया? हमारी निकल जाना चाहिए। लेकिन देखिएगा, अगर इसको निकालते हैं तो क्या निकलेगा? माइनस माइनस गुना माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस जब हो जाएगा, इस तरह लिखने का अर्थ क्या है? माइनस गुना माइनस प्लस, और 2 गुना 2 4, तो -2 कहाँ हुआ? नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसको हम लोग कल्पना कर सकते हैं। जैसे हम लोग कल्पना क्या करते हैं? माना कि फलाना की आयु x, तो मान लेते हैं, उसी तरह मान लेते हैं, इसलिए इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। जो वास्तविक संख्या होता है आपके सामने। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ा जाए। चलो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे कि जो परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है, इसके भी कुछ क्या है? हिस्से हैं। देखिए कैसे पढ़ते हैं, याद रखिए। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा है परिमेय संख्या। क्या पढ़ा? वो परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का में आपके 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं शांत और एक होते हैं अशांत। शांत आवर्ती का एक होता है अशांत आवर्ती का। मतलब कुछ नेचर लड़कियों का होता है, कुछ नेचर लड़कों का होता है, छूतर टाइप का। कितना भी खा लेगा तो पेट नहीं भरेगा। जैसा कुछ लोग हैं लेकिन नाम नहीं बताएंगे, और कुछ लोग होता है भाई नहीं भी मिलेगा तो काम चाहिए। जैसे कि या फिर अगर कोई अच्छा बच्चा भी है, खूब बढ़िया सही सलामत बच्चा है, और उसको मन किया है आज गोश्त पुलाव खाने के लिए, उसकी मम्मी ने नहीं आज हम बिरयानी बनाएंगे, बात समझिएगा, मतलब एक ही निकल रहा है उसका, लेकिन उसके दिमाग में क्या बैठा है कि हमको गोश्त पुलाव खाना है, और उसकी मम्मी क्या बना रही है, दोनों को मिला के बना रही है, लेकिन खाएगा क्या संतुष्टि उसको मिलेगी? नाम से भी अंतर है। अगर कोई दाल रोटी बना दी तो खाई जाते हैं। तो शांत का मतलब आप अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि हमको चाय चाहिए तो भाई चाय पी लीजिए ना। अगर चाय मिल जाए तो आप शांत हो जाइएगा। चाय के जगह पे अगर आपको मिठाई मिल जाए तो क्या कहिएगा, चल भाई आ गई मिठाई, है ना। लेकिन क्या आप शांत हो जाइएगा? फिर भी आपके दिमाग में खटकेगा भाई हमको चाय नहीं।
दुनिया का सारा पकवान मिल गया लेकिन चाय नहीं, खटकेगा कि नहीं खटकेगा? तो भाई शांत है ये? नहीं है। तो शांत होने के लिए क्या शर्त है, अशांत होने के लिए क्या शर्त है, ये लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा। यानी कि अब इसको, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर परिमेय संख्या को खाने के लिए क्या चाहिए? उसको खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसको संख्या को संख्या चाहिए। क्या चाहिए? उसको खाने के लिए दाल रोटी नहीं चाहिए, खाने के लिए दाल रोटी नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? संख्या चाहिए। देखिएगा शांत क्या होगा, यहाँ पे शांत होने का शर्त ये है कि ऊपर कुछ भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता, पी में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, यानी कि पी वाई के ऊपर जो रहता है उसी को कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन ऊपर में क्या है हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे में जो क्यू है ना, ये क्यू क्या होना चाहिए? 2 के पावर m 5 के पावर n होना चाहिए, 2 के पावर m और 5 के पावर n होना चाहिए। यानी कि पावर कुछ भी हो सकता है, m n लिखने का मेरा अर्थ ये है कि ये अल्फाबेटिकल नंबर है, इसका वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता? तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे में क्या होना चाहिए? 2 और 5 चाहिए ही चाहिए। 2 और 5 मिल गया, ऊपर कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि शांत होने के लिए क्या होना चाहिए? Q के जगह पे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। लेकिन कभी कभी क्या सवाल खड़ा हो जाता है, Q के जगह पे सिर्फ 2 आ जाते हैं और 5 खाली हो जाता है, तो सिर्फ 2 भी उसको मिल जाएगा, सिर्फ 2 तो भी वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। या फिर कभी कभी क्या होता है, Q के जगह पे क्या होता है? सिर्फ 5 का पावर n हो जाता है, तो भी सिर्फ 2 मिले, सिर्फ 5 मिले, या 2 और 5 दोनों मिले, तब जाकर ये क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ भी मिल जाए तो क्या होगा? अशांत होगा, यानी कि कबाब में हड्डी। क्लियर है? अब देखिएगा, जैसे कि संख्या को हम करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमने लिखा 5 बटा क्या लिख लिए, यहाँ पे हमने लिख लिया 10, सपोज मान लेते हैं 10 छोड़ो, यहाँ पे 20 ले लो। तो यहाँ पे अब देखना, ऊपर का कुछ नहीं करना आपको, ऊपर को कुछ नहीं करना है, आपको तोड़ना किसको है? 20 को तोड़िए, देखिए कितना घटेगा, और 10 में फिर 2 बचे 10, फिर 5 का 5। अब देखिएगा हमने क्या लिखा? 5, और यहाँ पे 2 कितना बनाया है? 2 बार, 5 कितना बनाया है? 1 बार। तो बताओ 2 और 5 मिला कि नहीं मिला? तो शांत है कि नहीं है? शांत होने का मतलब क्या है? इससे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। यानी कि आपसे सवाल कर देगा कि आप बताइए ये संख्या बिना भाग किए हुए बताना आपको कि कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या। तो बताइए अब ये 20 से संख्या कट जाएगा नहीं कट जाएगा? कट जाना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और लिख लीजिए। अगर यही लिख दें हम लोग 7/8, बताओ ये क्या है? शांत है क्या शांत है? शांत है। देखो कैसे हमने 7 लिखा, ऊपर को कुछ नहीं करना है, नीचे वाले क्या करना है? तोड़ देना है। 2 चौका 8, 2 गुना 4, फिर 2 कम 2 आया ना। देखो 2 का पावर 3 आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि क्या होगा? ये हमने क्या बोला था? सिर्फ 2 का पावर भी मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से अगर हमने कहा कि 9 बटा में क्या कर दिया? 25, तो 9 को नहीं छोड़ना, 9 को नहीं तोड़ना है, क्या करना है आपको? 25 को तोड़ना है। तो 25 5 और 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर। तो ये शांत है कि नहीं है? यानी कि इसका शर्त यह है सिर्फ 2 क्या, या फिर सिर्फ 5, या 2 और 5 होना चाहिए, तब जाके क्या होगा? वो शांत होगा। उसके अलावा कुछ भी होगा तो क्या होगा? क्लियर है? शांत आवर्ती और शांत आवर्ती पढ़ लिया आप लोगों ने? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर में थोड़ा सा चलते हैं। यूक्लिड विभाजन होता है, एक प्रमेयिका होता है, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। इसमें प्रेमिका भी पढ़ना है, पता है ना तुम लोग को? हाँ, हमारे प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। क्या होता है? एक होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, ये दो चीजें पढ़ने में को।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है, और एक और क्या पढ़ना है हमको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ना है, ठीक है। या शायद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या फिर आधारभूत पुस्तक देता है। अब देखिए ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है। यूक्लिड क्या है, एक मैथमेटिक्स था, जो साइंटिस्ट था उन्होंने इसका उनका नाम है। विभाजन का मतलब क्या जानते हैं, बांटना, भाग देना। अब एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। मतलब क्या है, सपोज अगर किसी को, जैसे मान लीजिए मौलवी साहब का शादी करना है, तो मौलवी साहब का शादी करना है तो जाकर के तुरंत ही दुल्हनिया को पकड़ के तो भाई चल तेरे से ब्याह करते नहीं हो जाएगा, कभी संभव है, लाजूता खाना पड़ेगा इनको, हैं? लेकिन इसका भी एक प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस से जाए तो सही है। ये इनकी माँ बाप जाके इसको पसंद करे, फिर इसके माँ बाप आके इसको पसंद करे, फिर कुछ प्रोसेस होती है, फिर बारात आती है, फिर लड़की आती है, फिर जो अभी जाके तुरंत उसके घर बैठ जाए भाई हमको शादी करेंगे, सही है, सही है नहीं। तो उसी तरीके से किसी भी काम करने का स्टेप होता है, तरीका होता है। जैसे कि मान लीजिए पिछला बार सुफिया का घर पे चाय बना रही थी, पहले क्या की चीनी डाली, क्या चीनी डाली, फिर इलायची डाली, फिर दूध डाली, फिर चाय पत्ती डाली। ये सही प्रोसेस है नहीं है ना। तो प्रोसेस क्या होना चाहिए, पहले उनको पतीला रखना चाहिए, फिर गैस को जलाना चाहिए। अच्छा नहीं, पहले पतीला, तब गैस वेस्ट जाएगा ना बेकार में, तो जो भी वही प्रोसेस है। उसके बाद दूध डालना चाहिए, चाय पत्ती, चीनी, जो भी डालना चाहिए, प्रोसेस होती है। तो स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग काम को करते हैं उसे क्या करते हैं, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, प्रेमिका मत पढ़ना है तुम लोग, प्रमेयिका। प्रमेयिका का मतलब क्या है, जो पहले से सिद्ध किया हुआ है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि क्या सिद्ध किया हुआ है, ईद मनाना है भैया, ईद हमारे पूर्वज भी मनाते थे और हम लोग भी मना रहे हैं। आज तक जानने की कोशिश किए हैं, ईद लिखे हैं। जैसे कि मान लीजिए ईद, जैसे कि ये छठ होता है, छठ होता है, तो ये क्या है, पूर्वजों ने मानते आया है, हम लोग भी मान रहे हैं। हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं किया है कि ईद क्यों मनाया जाता है और छठ क्यों मनाया जाता है, दीपावली क्यों मनाई जाती है, बकरीद क्यों मनाया जाता है। बस हम लोग मनाते चल रहे हैं, खाने को मिल रहा है ना, नया कपड़ा मिल रहा है ना, बस एक फर्क। वाले रोजा नहीं रखेंगे लेकिन ये कपड़ा पहन के जाएंगे नमाज में, वो अलग बात। तो ये चीज़ है, तो जो पहले से प्रूफ्ड है, जो पहले से क्या है प्रूफ्ड है, उसी के आधार पर हम लोग दूसरा काम करते हैं, उसी को मानते आ रहे हैं, उसी का नाम क्या है, प्रमेयिका। क्या नाम है उसका, प्रमेयिका। तो प्रमेयिका ने एक फॉर्मूला दिया, उसका नाम है A = BQ + R। क्या नाम है, A = BQ + R। क्लियर है। इसमें अब आप समझिएगा कि भैया A क्या है, Q क्या है और R क्या है। A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। अब देखिएगा मैं बता रहा हूँ, इसमें पूरे चैप्टर में हम लोग को HCF LCM वगैरह कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो आप बात समझिएगा, हमारे पास अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 40 है, इसमें 2 संख्या है ना, है 2 संख्या है। जब तक 2 संख्या नहीं रहेगा तो क्या आप उसके HCF LCM निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा यार। 2 संख्या नहीं रहेगा तो उसके HCF LCM आप नहीं निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए ये 2 संख्या है ना, 2 संख्या में से जो बड़ी संख्या है, 2 संख्या में से जो बड़ी संख्या है, इसको क्या कहते हैं, A, और इसको क्या कहते हैं, B। क्लियर है। आप सभी लोग बताइएगा, एक यहाँ पे 70 है, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि हमारे 5 है, क्या कुछ भी नहीं, सॉरी। तो आप बताइए इसमें एक किसको मानिएगा, 70 क्या है हमारा, A है, और 6 क्या है, A और B। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं 9 को, सॉरी 2 और 9, 2 और 9, बताइए A कौन होगा इसमें, A कौन होगा, और B कौन होगा, 2। तो यानी कि अर्थ ये है
कि हमको क्या करना है, ए को बी से भाग देना है। क्या करना है, ए को बी से भाग देना है, यानी कि 9 को किससे भाग देना है, 2 से। 2 चौका 8, नीचे क्या आया 1। तो ये बताइए इसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं कि नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, भागफल को हम लोग क्वोशिएंट कहते हैं। क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है, भागफल, यानी कि क्वोशिएंट को किससे दिखाएंगे, क्यू से, ठीक है। और रिमाइंडर आर को रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर मतलब शेषफल, तो इसको क्या हो जाएगा आर। तो आई थिंक कि यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि क्यू यहाँ आएगा और आर हमारा नीचे आएगा। क्लियर है। तो आपने समझा क्या कि 2 संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या होगी तो उसको क्या कहेंगे, ए। जो छोटी होगी उसको क्या कहेंगे, बी। ये दोनों को भाग देने पे जो मिलेगा उसको क्या कहेंगे, क्यू। जो लास्ट में बचेगा उसको क्या कहेंगे, आर। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक और शर्त है, आप बताइएगा, यहाँ पे आप बताइएगा, यहाँ पे अगर हम 0 से बात करें, 0 का कंपेयर करें, 0 का कंपेयर करें तो 0 से बड़ा या बराबर क्या हो सकता है, आर। मतलब नहीं समझ, आर देखिएगा कितना है, एक है, बड़ा है कि नहीं, आर यहाँ पे, आर को रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आया है, एक 0 से बड़ा है कि नहीं है। लेकिन क्या आप बताइए बी से छोटा है कि बड़ा है, बी से तो कभी छोटा ही होगा ना। याद रखिएगा आर हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। आर हमारा क्या होगा, बी से हमेशा छोटा होगा। लेकिन आर कितना के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लें, इस 8 को भाग कर लें कितना से, 2 से, 2 चौका 8, क्या आया 0। तो ये 0 रिमाइंडर हो गया। तो यानी कि हमारे कहने का अर्थ क्या है कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा आर हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यानी एक शर्त यहाँ पे समझ लीजिए आपको, 0 से बड़ा या बराबर क्या होगा, आर होगा, लेकिन बी से क्या होगा, यही तो है इक्विलिब्रियम। अब आपको पूरा महत्व करके थोड़ी सिखाया कि हम आपको क्यों रिवीजन दे रहे हैं, जिससे आपको पूरा समझ में आए कि हाँ भाई हम लोग अब महत्व करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, यूक्लिड समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा ये समझिएगा कि आपको क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे फिर जैसे मिलेगा फिर समझा देंगे। क्वेश्चन आप लोग का क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, हाँ चलिए, कह रहा है यहाँ पे यदि भाग एल्गोरिथम, क्या कह रहा है, यहाँ देखिएगा, यदि भाग एल्गोरिथम, क्या भाग एल्गोरिथम ए इक्वल टू क्या दिया है, BQ प्लस आर, यानी कि लेकिन ए बराबर कितना दिया है यहाँ पे 37, बी बराबर कितना दिया है और आर बराबर कितना दिया है। तो क्या निकालना आपसे, क्यू निकालना है। ठीक है, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला भी क्या बताया था, ये वाला फॉर्मूला आप देखिए ना, देखिएगा, यानी ए बराबर BQ प्लस आर, इतना तो होता है ना। ए का वैल्यू कितना दिया है, लिख दीजिए यहाँ पे, बी का वैल्यू कितना दिया है 4, बी और क्यू देखिएगा, बी और क्यू मल्टीप्लाई करेगा तब ना BQ बना, बीच में मल्टीप्लाई है कि नहीं इसके अंदर, तो यानी कि 4, बी का वैल्यू 4 और क्यू का वैल्यू कितना नहीं दिया है ना, तो ऐसे ही रहने दीजिए। और आर कितना दिया है 1, ये काम कर दीजिए, ये क्या लिखा है 37, ये प्लस में है क्योंकि देखिए संभव बढ़ते हैं 4Q प्लस 1, ये देखिएगा ये तो क्यू के साथ चला गया, बेहुदा की तरफ कौन बचा है 1, इसको सेपरेट कर लीजिए। अब यहाँ पे 37 में देखिए आपको अभी स्टार्टिंग में है, इसीलिए आपको मैं टोटल सॉल्व करके बता रहा हूँ। जैसे जैसे 2-4 क्वेश्चन कर लेगा आपके माइंड में बन जाएगा तो मैं शॉर्टकट स्टार्ट करूँगा। ठीक है, शॉर्टकट में आप लोग बताएंगे। ये इधर आया था कितना हुआ, देखिए 4Q बचा कितना हो जाएगा 36,
आपको निकालना किसका है वैल्यू? क्यूब का। तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक साइड में कर दीजिए, उसके साथ जो है उसको लात मारिए, लात मारिए। यहाँ आ गया आपको 4, 4 नंबर कितना होता है? 36, यानी कि 9 क्यूब बराबर क्या आ गया? 9। आपके आंसर में दिखे तो समझिए ऑप्शन में 9 दिया ना, यानी कि फर्स्ट में दिया है ए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा और आप लोग मतलब कि इस भाषा को समझिएगा। अगर कोई संख्या है तो उसको क्या कहेंगे? लड़का मान लीजिएगा। क्या मानिएगा उसको? लड़का। अगर कोई अल्फाबेटिकल संख्या है, जैसे मान लीजिए ए से लेकर जेड तक, उसको क्या मानिएगा? लड़की मान लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्लस में संख्या है उसको लड़का, जो माइनस में उसको। अब इसलिए हम आपको बता दिया कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लड़का लड़की का एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा समझा, यहाँ पे देखिएगा ये कहाँ जाके सट गया था? ये 4Q यानी लड़का लड़की क्या गया था? सट गया था। गरीबी आया, लात मारी, भाग गया बेचारा। तो कहाँ जाएगा? तो कोई लात मारेगी तो कहाँ जाएगा? अपने समाज में नहीं जाएगा। तो आया यहाँ पे बेचारा, यहाँ भी आया तो नुकसान किया, काट के छोटा कर दिया। समझ रहे ना? तो ये चीज है, आपको समझ में आना चाहिए। उतारना है इसको। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 156 के कितना? 156 के ना अभाज्य गुणनखंड क्या? अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, में 2 का घातांक क्या होगा? घातांक है। घातांक क्या है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिया आपका पास? 2, 1, 3 और 4। ठीक, अब आपसे देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, एक एक क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए 156 के अभाज्य गुणनखंड। बस समझिएगा, अभाज्य मतलब क्या है? कोई संख्या जो आएगा वो क्या संख्या आएगा? अभाज्य संख्या आएगा। कौन संख्या आएगा? अभाज्य संख्या आएगा। गुणनखंड मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मान लीजिए कोई संख्या को हम तोड़ रहे हैं तो उसको जितने पार्ट में टूटेगा गुणनखंड ही तो हो रहा है ना। उसके बाद कह रहा है कि गुणनखंड में 2 का घातांक। घातांक का मतलब जैसे मान लीजिए 2 का पावर n, n क्या हो गया? घातांक हो गया। क्या हो गया? घात को या घातांक। क्लियर है? इसी तरीके से मान लो 5 के पावर 3 हो गया। 3 क्या है हमारा? घातांक हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब यहाँ पे 5 के पावर 3 लिखने का क्या मतलब है? 5 को 3 बार लिखना है। ठीक है, घातांक समझ में आया कि तुम लोग को आया? घातांक समझ में आ रहा है? अब देखिए 156 के घातांक हम लोग को लिखना है। किसका लिखना है? 156 में 156 में तोड़ना है। 156 में तोड़िए, 2 से तोड़िए, कितना टूटेगा? देखो लास्ट में देखो क्या है? 6 है। 6 है तो 2 से कटेगा, तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 2 9 18, फिर जब तक 2 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 का 3 3 का 9। अब देखो 13 का 13। आपसे पूछा क्या जा रहा है? 2 का घातांक क्या है? तो 2 का पावर कितना बार है? 2 बार, फिर 3 फिर 13। बात किसका किया जा रहा है? ना 3 का किया जा रहा है ना 2 का, 3 का किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? 2 का। 2 का घात कितना है? 2 का घात कितना है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? क्वेश्चन लिख देते हैं निम्नलिखित में से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ठीक है, आप देखिए तो आप लोग कौन अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिएगा इसमें ऑप्शन में क्या दिया आपके पास? ए में दिया है 2 प्लस रूट 3 और बी में क्या दिया है? 5 माइनस रूट 3 और सी में क्या दिया है?
√3/5 और डी में क्या दिया है 12/√। चलिए आप एक चीज समझिए, यहाँ पे परिमेय है, ये 2 क्या है परिमेय है और 3 क्या है अपरिमेय है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या है, वो होगा परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नहीं होने का मतलब है होगा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए ये बताइए अपरिमेय है कि परिमेय है, अपरिमेय है, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये अपरिमेय है कि परिमेय है, ये हमारा आंसर नहीं। ठीक, अब कहिएगा कि सर ये देखिएगा, आप देखिएगा, समझ लीजिए आप लोग एक बात को मैं समझा रहा हूँ। ऐसा अगर लिखा हो ना, जैसे कि मान लीजिए a/b, मान लीजिए रूट में a/b क्या है रूट में, बात समझ में आ रहा है। a/b क्या है रूट में, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √a √b, क्योंकि ये दोनों का ऊपर का रूट है, ये a/b अंडर रूट में है, यानी कि दोनों के ऊपर क्या है रूट है। तो हम अलग भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को रूट चढ़ा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम। तो अब एक चीज और समझिएगा, हमारे कहने का अर्थ है कि आप चाहें तो √3/5 कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। इसके जगह आप ये लिखे चाहिए, आ रही बात समझ में नहीं आ रही है ना। चलिए तो अब 5 से 3 कटेगा या 3 से 5 कटेगा, बाहर निकल रहा है ये यार। अब देखो बचा क्या हमारा, ये आंसर होगा हमारा। कैसे देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं 12/3, 3 चौका 12, 4 निकला, 4 किसका रूट होता है, ये है कि नहीं वो। तो आपको मैंने प्रूफ किया, तो आपको इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, ध्यान देना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, परिमेय परिमेय का काट दो। इसको 5 से 3 काट रहा है, नहीं काट रहा है, भी काट दो। सर क्या हो जाएगा आपका, क्लियर है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको उतारना आप लोगों को, बिठा दें। यहाँ पे हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का आ रहा है कि 0.15 का P2m n गुणे 5 का पावर m के रूप में निरूपित निम्नलिखित कौन है, क्या रूप में निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है ना, कौन है। अब यहाँ देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या दिया है, ऑप्शन में आपका दिया है, एक तो ऑप्शन दिया है 12, 24, 2 का पावर 4, 5 का पावर क्या 0। चलिए बी में क्या दिया है देख लीजिएगा, 21 बटा में क्या दिया है 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2। यहाँ पे सी में क्या दिया है 21 2 का पावर 3 5 का पावर 3, और डी में क्या है 9, यानी कि कोई नहीं। अच्छा एक चीज तुम लोग यहाँ पे अनुमान लगाओ, सबसे पहली चीज तुमको क्या ऐसा लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, किसी कीमत पे ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मिल रहा है, मिल रहा है ना, तो ये हो ही नहीं सकता। अब बात आती है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब देखो यहाँ पे तुम दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या लिखा है 0.105 है ना, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 3 वो 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, और 3 वो 0 आएगा। अब इसको क्या करना आपको, यहाँ से ये गया खत्म, 5 से काट लीजिए, कितना से काटिएगा 5 से, 5 गुना 10, 5 से कम 5, इसको काटिएगा तो 5 गुना 10, 200 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिएगा ये 200 को क्या करना है, यहाँ पे एक चीज लीजिएगा, 200 को क्या करना है, 200 का तोड़ दीजिए, कितना से तोड़िएगा 100, 2 से कितना जाएगा 50, 2 से कितना जाएगा 25, और यहाँ पे क्या जाएगा 5 में। अब 2 का पावर 3, अब 5 का पावर, दिक्कत है किसी को,
आपको इतना तो शॉर्टकट समझ में आ रहा है, पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा बनेगा कैसे, तो ये वाला देख लीजिएगा, कहीं कुछ ना कुछ सेम मिल रहा है, जो सेम मिल रहा है उसी में क्या कोई एक आंसर हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। द्वारा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? यदि आप लोग बताइए तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? कैसे? देखिए ऑप्शन में आपका क्या दिया, ऑप्शन लिखिए सर, ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन में आ गया आपका 4 + √7, 100 + √10 + √100, एक आते हैं उसके बाद 2 + √3 और 5 + √5। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए कौन पूछ रहा है, परिमेय संख्या। ये अपरिमेय परिमेय हो ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। देखिएगा ये 10 और 100 का रूट क्या निकलता है, 10, 10 का क्या होता है 100, ये क्या निकला यहाँ पे 10, 10 10 कितना हो गया 20 परिमेय है क्या परिमेय है? क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, बन जाएगा आपको से। अब आप लोग को ये चैप्टर है एकदम हलवा की तरफ पूरा, बस जैसे कि सानिया भी हलवा बना लेती है, कोई बना लेता है यार। पानी गरम करो, सूजी डालो, चीनी डालो, अब आप लोग ये चैप्टर हलवा की तरह लगेगा, अब तो कोई बना लेता है, अब हेरा बहेरा भी बना ले। हाँ सच में खरगोश। यहाँ देखिएगा, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से किसका निम्नलिखित में से किसका क्या होगा, और दशमलव प्रसार शांत होता है, या क्या होगा प्रसार शांत, ठीक है। कैसे शांत है बताइए तो आप लोग बताइए, कैसे शांत है हमारे जोड़े हैं। हाँ देखिएगा, ऑप्शन में एक में दिया है 15/1600, 19/210, 3/88, 8/75। ये सर समझ लीजिए, एकदम शॉर्टकट टिक समझिए। यहाँ पे बनाना कैसे है, यहाँ पे आप देखिएगा, ये तो सबसे पहले कोई किसी से कटने वाला नहीं है, चलो नहीं है, लेकिन देखोगे 7 3 क्या कैसे होगा कि नहीं होगा, 3 आने वाला है कि नहीं है इसमें, तो इसको तोड़ देते हैं, एक करके तोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का आपको कोई लेना देना नहीं है, इसको तोड़ना है 1600, तो ऐसा काट लीजिए, 5 3 15, इसको काटिएगा कितना, 5 3 15, एक के इसमें 5 10 320 हो गया। अब इस 320 को क्या करना है, आपको तोड़ना है। 2 से तोड़िएगा कितना होगा 1632, 2 से तोड़िएगा कितना 5 से 16, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, आपको तो लगता है यही होगा, एकदम श्योर है कि यही होगा, क्योंकि इसमें 25 से 30 में भी आ रहा है, ये तो 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, 11 8 88 आ रहा है ना, 11 तो एक्स्ट्रा नंबर आ गया, यहाँ देखो 25 या 75 एक्स्ट्रा नंबर आ गया, 7 3 21 एक्स्ट्रा नंबर आ गया, होगा ही नहीं, कटेगा तो नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा, 2 धन पूर्णांकों a और b के लिए, 2 धन पूर्णांकों a और b के लिए मस और लस बटा में क्या a b बराबर है, क्या देखिए यहाँ समझिएगा क्वेश्चन, ये आपको नहीं समझाया है, आपको समझा दे रहा है कि जब 2 संख्या दे दिया हो, जब 2 संख्या दिया, मान लीजिए a और दे दिया b, ठीक है, क्या हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया m, यहाँ पे दे दिया r, क्या दे दिया 2 का नंबर हो जाए आपका,
दो से क्या हो गया। अब इसको क्या करना है, इसका दोनों का अलग अलग नंबर है, दोनों एक जैसा नहीं है, तो ये दोनों ये नंबर संख्या बस संख्या हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई पहली संख्या, हमारा क्या हो गई दूसरी संख्या। कुछ भी संख्या जाओ कुछ भी संख्या, याद रखिएगा ये दोनों का क्या निकालेंगे हम लोग मौसा और लस, क्या निकालेंगे मौसा और लस। तो यहाँ पे याद रखिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है मौसा गुने मौसा। क्या होता है वो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लस। ठीक, तो आपकी पहली संख्या क्या है एम और आर, ए और बी कुछ भी मान लीजिए। एम गुने आर बराबर क्या हो जाएगा आपके मौसा, एम और आर का मौसा हो जाएगा गुने एम और आर का क्या हो जाएगा लसा। ठीक, अब कोई भी संख्या को आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई संख्या। जैसे मान लीजिए आपको पहली संख्या निकालना है, क्या निकालना है आपको पहली संख्या आपको यहाँ पे निकालना है, तो पहली संख्या को यहाँ रख लीजिए। यहाँ पे मौसम दे दिया है और लौसम दे दिया है, बटा में क्या हो जाएगा आपको दूसरी संख्या। ठीक है, अगर आपको दूसरी संख्या निकालना है तो इसको रख लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। अगर आपको पहली मौसा निकालना है, अगर आपको मौसा निकालना है, क्या निकालना है मौसा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा आप मौसा निकालना चाहते हैं तो लौसा का यहाँ भेज दीजिए, और लौसा निकालना चाहते तो दिक्कत किसी को नहीं। अब क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्वेश्चन किसका ए और बी का गुने क्या लॉस। किसका मौसा किसका ए बी का और लौसा किसका। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आपको क्या दे दिया है बटा में दे दिया है ए और बी, क्या दे दिया है ए और बी। दूसरा किसके बराबर होगा, फिर से समझ लीजिएगा कि दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा ए बी गुने लौसा ए बी बटा में ए बी बराबर होगा किसका। अभी आपने पढ़ा है, अभी आपने क्या पढ़ा यहाँ पे कि मौसा गुने लौसा बराबर किसको हो गया पहली संख्या गुने का हो गया दूसरी संख्या। ठीक, अगर हम टोटल को इसको उठा करके हम इसके नीचे भेज दें, इसके नीचे भेज दें, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई और संख्या हम ले लें, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्या हो जाएगा इससे ये पूरा कट जाएगा नहीं कट जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसना के बराबर ये है, मतलब कि दो इधर भी है दो इधर भी है। बात समझ में आ रहा है, बात समझिएगा। हमारे कहने का अर्थ है ये टोटल का वैल्यू 2 है, इस टोटल का वैल्यू क्या है 2 है, और इसको अगर हम इधर लाके डिवाइड करें कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। यानी कि आपको आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में दिया है एक में दिया है ए, बी में दिया है 2, सी में दिया है 0 और डी में दिया है ए प्लस। समझिएगा, 2 इधर भी था 2 इधर भी था, दोनों बराबर संख्या से हम लोग भाग दिए तो क्या निकल के आ गया एक आ गया। यानी कि मौसम ने लौसम दिया है यहाँ पे, बटा में क्या दे दिया ए बी, यानी कि दोनों संख्या को गुना दे दिया है। अभी दोनों से दोनों काटेगा तो कितना आ जाएगा
1 आएगा। हमारा आंसर क्या होगा? हमको लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आ रही है। सबको समझ में आ गया ये? बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं है, हमको लग रहा है। सबको समझ में आ गया है? चलिए, सबको समझ में आया, अच्छी बात। नहीं समझ में आया है? कुछ हो यार, क्या हमने क्या बोला यहाँ पे? ठीक है, अभी तुमने क्या सोचा कि म स गुने ल स, ठीक? म स गुने ल स बराबर क्या हो गया? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक? म स गुने ल स पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मान ले ये एक दूसरे का क्या है? बराबर है। और ये मौसा किसका है? ए बी का है। लौसा किसका है? ए बी का है। और ये संख्या हमारा क्या है? ए, और इसका पहली संख्या ए और दूसरी संख्या क्या हो गई? बी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? इसका और इसका लौसा ले, मौसा ले लिया और इसका लौसा ले लिया, ठीक है दोनों। और ये दोनों संख्याओं को उठा करके हमने क्या किया? नीचे लिख दिया। तो आप एक बात बताइएगा, ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी इसका टोटल का वैल्यू अगर 2 हो जाए तो 4 है, इस टोटल का वैल्यू कितना हो जाए? 4। ये 4 एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है? तो इसको अगर हम काटेंगे 4 से 4 कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो इससे ये काटेंगे तो कितना बनेगा? 1 बनेगा। ऐसा हमारा क्या हो? किसी को दिक्कत है? समझ में आ रहा है? क्या आगे सबको समझ में? यानी कि अब देख लीजिएगा, कहीं भी अगर मौसा और लौसा गुना में दिया, बट्टा में क्या दे दे? ए बी, तो आंसर मिलेगा आपका क्या हो जाएगा? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म श अभाज्य संख्या है? क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या? निम्नलिखित में से हाँ कौन से कौन सा युग्म श अभाज्य? स अभाज्य, ठीक। अब आप देखिएगा 14 और 18 और 25, 13 और 21 और क्या? देखिए इसको कैसे निकालना है, याद रखिएगा। 7 के पाड़ा में आता है, 7 के पाड़ा में ये भी आता है, यानी इसका मौसा कितना हो जाएगा? 7। ये नहीं होगा, देखिएगा 13 का पाड़ा में या 18 जो है, 18 अगर किसी के पाड़ा में आता है तो उसको 25 आता है। तो अगर हम 18 को तोड़ ले, मान लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 9 18 3 का 9 25, लेकिन 13 चौका 21 चौका 84। पर ये इसके पाड़ा में आ रहा है, इसके पाड़ा में आ रहा है, ये इसके पाड़ा में आ रहा है, लेकिन ये किसके पाड़ा में नहीं आ रहा है। यानी कि दोनों का मौसा कितना हो जाएगा? 18। 25 का मौसा कितना हो जाएगा? 1। इसका मौसा 1 हुआ, वो क्या हो जाएगा? सहभाज्य संख्या। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18 और 25। इसको दिक्कत? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर पर आया कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या? यौगिक संख्या आप लोगों को पता है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या? क्या? यौगिक संख्या। अब बात समझिए, यौगिक संख्या क्या होती है? इसमें दिया, ऑप्शन में दिया, ए में दिया है 11, बी में दिया है 21, सी में दिया 31
और डी में क्या दिया है? अब यौगिक संख्या मतलब समझिए पहले। यौगिक और भाज्य संख्या क्या होता है? क्या होता है? भाज्य संख्या पढ़े ना, भाज्य और यौगिक एक ही संख्या है, एक ही चीज। भाज्य और यौगिक मतलब कि भाज्य का मतलब क्या होता है? जो संख्या के पास 3 से ज्यादा गुणनखंड या 3 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। ठीक है ना, कहते हैं ना। तो उसी तरीके से यौगिक का भी फॉर्मूला होगा, जिसके पास 3 गुणनखंड हो या 3 से ज्यादा गुणनखंड हो वो क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। होगा ना? 11 के पास कौन है? 2 है ना, 1 और 11। तो ये भाज्य संख्या यौगिक संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। 21 के पास है तो क्या है? ये 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा। 31 के पास क्या है? 41 के पास यौगिक संख्या समझ में आ गया? यौगिक संख्या कौन होगा? बी, यानी 21 नंबर 21। यौगिक समझ में आया कि नहीं समझ में? चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या? आप लोगों को पता ही चल गया होगा कौन है, पता चल गया ना? चलो यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन में दिया है, ए में दिया है 33, बी में दिया 39 और सी में दिया है 38 और डी में क्या दिया है? 31। यहाँ देखिएगा, इसको कैसे चूज करना है? 33 किसी के पढ़ने में आता है कि नहीं आता है? 11 क्या है? 43। ये तो नहीं हो सकता, 39 नहीं हो सकता, ये तो बहुत सारा हो सकता है। आंसर क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ठीक।